हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसका नाम है रोटेशनल मोशन। अगर नीट के लिहाज से बात करें हम काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। हर ईयर इस टॉपिक में से क्वेश्चंस आते हैं। और अगर हम बात करें हमारी नॉलेज के हिसाब से तो हमारी जो मैकेनिक्स की नॉलेज है उसको ये टॉपिक एक परफेक्शन देता है। तो दोनों ही लिहाज से हमको बड़ी ही इंटरेस्ट से इसको पढ़ना है और हम जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो भी नया हम सीखेंगे वो कहीं ना कहीं पुराने वाले टॉपिक्स के ऊपर ही लिंक्ड रहेगा। तो हमको कोई बहुत ज़्यादा इशू इसके अंदर होने वाले नहीं है। स्टार्ट करें। बात करें अगर अपन वर्ड मोशन, रोटेशनल वर्ड तो हम फिर भी हो सकता है थोड़ा जाना पहचाना नहीं हो, लेकिन मोशन जो वर्ड है ये हमारे लिए वेल नोन है। हम अच्छे से जानते हैं मोशन वर्ड का मीनिंग क्या है। जनरली जब भी कोई पार्टिकल या कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम बोल देते हैं कि मोशन हो रही है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक बॉडी अभी यहां पर है और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि बॉडी यहां पर आ जाती है, तो हम वर्ड यूज करेंगे कि जो बॉडी है ये मोशन परफॉर्म कर रही है। लेकिन हम हमारी डेली लाइफ के अंदर अगर कुछ एग्जांपल्स देखें तो कई बार बॉडी की पोजीशन में चेंज नहीं होता, फिर भी हम इस वर्ड का यूज कर लेते हैं कि मोशन हो रही है। एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए घर के अंदर हमने एक स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही फैन एकदम स्टार्ट हो गया और जनरली रफली हम वर्ड बोलते हैं कि पंखा चल रहा है, फैन चल रहा है। जबकि हमें पता है हमने स्विच ऑन किया उसके पहले भी फैन की पोजीशन वही थी और हमने स्विच ऑन किया उसके बाद भी फैन की पोजीशन वही है। यानी कि विदाउट चेंज इन पोजीशन फिर भी हम कह रहे हैं कि मोशन हो रही है। क्यों? क्योंकि वहां अगर अपन नोटिस करें तो जो फैन की ब्लेड्स हैं उन ब्लेड्स का ओरिएंटेशन लगातार चेंज हो रहा है। यानी हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि मोशन सिर्फ वही नहीं होती जहां पर पोजीशन चेंज हो, बल्कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी अपने ओरिएंटेशन को चेंज करे तो उसे भी हम एक मोशन कह सकते हैं। और उसी टाइप की मोशन को हम इस चैप्टर के अंदर इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो अपन कहां से स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे रिजिड बॉडी की। रिजिड बॉडी क्या होती है? देखिए नाम से जाहिर होता है रिजिड, रिजिड यानी कि टफ, हार्ड। तो ऐसी बॉडी के बारे में हम बात करने वाले हैं। किसको अपन एक रिजिड बॉडी बोल सकते हैं? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स विच डज नॉट चेंज इट्स शेप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑर्डिनरी एक्सटर्नल फोर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो दो अपने पास यहां पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स निकल करके आते हैं। पहला है डज नॉट चेंज इट्स शेप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑर्डिनरी एक्सटर्नल फोर्स एंड सेकेंड है डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम किसी भी बॉडी के बारे में बात करें तो बॉडी हम उसको कहते हैं जो बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर के बनी हुई रहती है, मल्टीपल पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक आर्बिट्रेरी बॉडी में कोई बना रहा हूं तो यानी ये बॉडी है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। यहाँ एक पार्टिकल, यहाँ एक पार्टिकल, मैं काफी कम शो कर पा रहा हूं। लगभग किसी भी बॉडी के अंदर हम इनफाइनाइट पार्टिकल्स मान सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास ये एक रिमोट हाथ में है तो इसको हम बहुत सारे इनफाइनाइट पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ मान सकते हैं। अब रिजिड बॉडी की डेफिनेशन कहती है दैट सिस्टम ऑफ पार्टिकल विच डज नॉट चेंज इट्स शेप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑर्डिनरी एक्सटर्नल फोर्स। जब हमने एनएलएम पढ़ा था तो हमने यहां पर सीखा होगा कि फोर्स जब भी हम किसी बॉडी पर लगाते हैं तो फोर्स या तो उस बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन में चेंज करता है या फिर उस बॉडी की शेप एंड साइज में चेंज करता है। और हम यहां पर बोल रहे हैं कि जिस बॉडी की हम बात कर रहे हैं, रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं, उस रिजिड बॉडी के ऊपर अगर आपने फोर्स अप्लाई किया तो इसकी शेप एंड साइज के ऊपर कोई चेंज नहीं होगा। जैसी शेप इसकी पहले थी वैसे ही शेप इसकी बाद में रहने वाली। ये हो गई हमारी रिजिड बॉडी। दूसरी बात, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि अगर इन दो पार्टिकल्स के बीच में कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस है, मान लेता हूं मैं लेट से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, हमने इसका फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद रिजिड बॉडी मूव करते हुए आगे पहुंच गई, तब भी इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर ही रहने वाली है। ऐसी बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें, मान लीजिए हम किसी बस में बैठे हुए हैं, हम बस में बैठ करके चल रहे हैं तो हमें पता है अगर बस जब हम बैठे वहां पर 2 पैसेंजर्स के बीच में जितनी डिस्टेंस है आगे तक भी वही डिस्टेंस वहां पर मेंटेन होने वाली है। ये एक रफ एग्जांपल है रिजिड बॉडी का। एक और पॉइंट यहां पर देख रहे हैं अपन, नो बॉडी इन यूनिवर्स इज परफेक्टली रिजिड, हाउएवर द बॉडीज इन विच स्ट्रेन इफेक्ट इज क्वाइट नेग्लिजिबल
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स मे बी सेड टू बी रिजिड बॉडीज, एग्जाम्पल अर्थ एंड बिलियर्ड बॉल। हमने बोल दिया यहाँ पर रिजिड बॉडी की डेफिनेशन हम एक बार दे चुके हैं, लेकिन फिर भी हम ये चीज क्लियर करना चाहते हैं दैट नथिंग इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड। हम बोल रहे हैं कि एक रिजिड बॉडी है जिसकी शेप एंड साइज में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर बस भी चलती है तो आपको पता है बस के जो टायर्स होते हैं उनके अंदर वेयर एंड टियर होता है, उनकी शेप एंड साइज के अंदर कुछ ना कुछ चेंज जरूर होगा। हो सकता है वो चेंज हमको दिखाई ना दे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ होता तो है। तो पहली बात तो हमको ध्यान में रखनी है कि देयर इज नथिंग लाइक परफेक्ट, कोई परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं है। दूसरी बात यह है फिर भी कुछ बॉडीज को हम अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट रिजिड मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिलियर्ड। आप सभी को पता होगा जब हम बिलियर्ड खेलते हैं तो कुछ इस शेप की स्फेरिकल बॉल्स होती हैं और इन स्फेरिकल बॉल्स को एक स्टिक से हिट किया जाता है। ये जो स्टिक की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगता है काफी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता और इस वजह से इस स्फेरिकल बॉल की शेप एंड साइज के अंदर कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता और इसीलिए हम कहते हैं कि जो बिलियर्ड बॉल है इसको हम अप्रोक्सीमेटली रिजिड मान सकते हैं, नियर अबाउट रिजिड मान सकते हैं। इसी तरीके से बात चल रही है अर्थ की। अर्थ को भी हम कह सकते हैं कि एक रिजिड बॉडी है। भले ही अर्थ पर डेली कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, नई नई बिल्डिंग्स बन रही है, नए नए होल्स किए जाते हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए अगर हम अर्थ को स्पेस से जाकर के देखेंगे तो आपको अर्थ की शेप के अंदर कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं देगा। ना इसकी साइज चेंज हो रही है ना इसका शेप चेंज हो रहा है, बल्कि बिल्कुल ये वैसा का वैसा ही है। यानी कि बिलियर्ड बॉल और अर्थ और इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं जिनकी शेप एंड साइज में नेग्लिजिबल चेंज है, उन्हें हम नियर अबाउट रिजिड बॉडीज कह सकते हैं। और इस चैप्टर में जितनी भी बॉडीज हम पढ़ने वाले हैं वो रिजिड बॉडीज हैं, उनको हम आइडियल रिजिड बॉडीज मान करके ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए रिजिड बॉडी एंड इट्स शेप एंड साइज डू नॉट चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन अंडर स्टडी। रिजिड बॉडी की शेप एंड साइज उसकी मोशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। पहले जैसी शेप एंड साइज थी बाद में भी वैसी ही रहेगी। मान लीजिए फिर से एक एग्जांपल लेता हूं मैं बस का। हम बस के अंदर बैठ करके जा रहे हैं, बस के अंदर के स्ट्रक्चर आप जानते हैं, बाहर के स्ट्रक्चर भी आप जानते हैं। अब ये जो बस है ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल सकती है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल सकती है, और अगर बहुत ज्यादा इसको इंक्रीज किया जाए तो ये हो सकता है 120 की स्पीड पर भी चले। लेकिन इन तीनों ही केसेस के अंदर आप नोटिस कीजिएगा कि जो बस है उसकी शेप एंड साइज के अंदर कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो ये 2 पॉइंट्स अपने को ध्यान में रखने हैं और बेसिक डेफिनेशन यहां से अपने पास रिजिड बॉडी की क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। अब हम बात कर रहे हैं रोटेशनल मोशन की, तो सबसे पहले अपन समझते हैं मोशन क्या है। तो एनी काइंड ऑफ मोशन इज आइडेंटिफाइड बाय चेंज इन पोजीशन और चेंज इन ओरिएंटेशन और चेंज इन बोथ। जैसा कि मैं आपसे ऑलरेडी इस बात को बता चुका हूं कि जब भी हम बात करते हैं मोशन की तो मोशन में 2 टाइप का चेंज, या तो होता है चेंज इन पोजीशन या फिर होता है चेंज इन ओरिएंटेशन। तो चेंज इन पोजीशन और चेंज इन ओरिएंटेशन, और कभी कभी चेंज इन बोथ। कभी कभी ऐसा भी होता है चेंज इन दोनों में ही कुछ ना कुछ चेंज होता है। हम एग्जांपल लेकर के बात करें। अगर अपन बात करें चेंज इन पोजीशन की, ये आप स्टार्टिंग से पढ़ते हुए हैं। हमने काइनेमेटिक्स पढ़ी, हमने एनएलएम पढ़ा, वर्क पावर एनर्जी पढ़ा, और यहां तक कि सेंटर ऑफ मास वाले जो क्वेश्चंस हैं वहां पर भी जो बात हमने की है वो सिर्फ और सिर्फ चेंज इन पोजीशन की है। चेंज इन पोजीशन समझना बड़ा आसान है। मान लीजिए मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, अभी मेरे कोऑर्डिनेट्स 0,0 हैं, थोड़ी देर में मैं यहां पर पहुंच गया। सपोज कीजिए मेरे कोऑर्डिनेट्स हो गए 2,0, यानी कि यहां मेरे कोऑर्डिनेट्स अलग थे, यहां मेरे कोऑर्डिनेट्स अलग हैं। पोजीशन के अंदर एक चेंज हो रहा है और इस चेंज इन पोजीशन को हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। सेकंड बात करें हम चेंज इन ओरिएंटेशन। समझिए ओरिएंटेशन वर्ड का मैं यूज कर चुका हूं पहले भी और अभी, और फिर हम इसको यूज कर रहे हैं, आगे भी यूज करेंगे। हम एक बार समझते हैं ये चेंज इन ओरिएंटेशन क्या होता है। अभी मैं बिल्कुल सामने फेस करके खड़ा हूं, ये मेरी एक सिचुएशन है। अभी मान लीजिए मैं जिस पोजीशन पर खड़ा हूं उसको बोल देता हूं मैं ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0,0। अब नेक्स्ट पोजीशन देखिए मैं किस तरीके से लेता हूं। मेरा फेस मैंने अब इस तरीके से कर दिया। देखिए पहले मेरा फेस इस तरीके से था, अब मेरा फेस ऐसे हो गया। नोटिस कीजिए अभी भी मेरे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेम हैं। पहले भी मैं 0,0 पर था, अब भी मैं 0,0 पर हूं, लेकिन मेरा जो फेस है वो पहले फ्रंट में था, अब थोड़ा सा टिल्ट हो गया। इसको बोलते हैं हम ओरिएंटेशन। ये हो गया मेरा चेंज इन ओरिएंटेशन। और चेंज इन ओरिएंटेशन भी एक टाइप की मोशन है और उस मोशन को हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। थर्ड टाइप ऑफ मोशन इसके अंदर होता है जिसके अंदर चेंज इन बोथ, यानी कि पोजीशन भी चेंज हो रही है
और ओरिएंटेशन भी चेंज हो रहा है। इसको बोलते हैं अपन कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। जो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है जिसके अंदर पोजीशन का चेंज होता है, इसको हम काफी लंबे टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, फिर भी एक बार हम ब्रीफली इसको देखने वाले हैं। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ते हैं। A body is said to be in pure translational motion if the displacement of each particle of the system is same during any time interval। यानी जब भी हम बात करें प्योर ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, तो जितने भी पार्टिकल्स हैं उस बॉडी के अंदर, उन सभी का डिस्प्लेसमेंट किसी ड्यूरेशन के लिए सेम रहता है। समझते हैं एक एग्जांपल से। देखिए, एक कार की बात करते हैं अपन। कार के अंदर कुछ उसके जो पार्ट्स हैं, कार के अंदर स्टीयरिंग है, कार के अंदर फ्रंट सीट है, कार के अंदर बैक सीट है। अब हम इस कार को लेकर के मान लीजिए दिल्ली से चलते हैं, नोएडा तक जाते हैं। तो जब हम दिल्ली से नोएडा पहुंचेंगे तो ऑब्वियस है कार का स्टीयरिंग भी नोएडा पहुंचेगा, कार का फ्रंट सीट भी नोएडा पहुंचेगा, कार की बैक सीट भी नोएडा पहुंचेगी। यानी कि कार के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे वो सभी नोएडा पहुंचे हैं, यानी कि सभी पार्टिकल्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम। उसके बाद ड्यूरिंग सच ए मोशन ऑल द पार्टिकल्स हैव सेम डिस्प्लेसमेंट। मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं सेम डिस्प्लेसमेंट क्यों होगा, सेम वेलोसिटी एंड सेम एक्सीलरेशन। एक बार समझते हैं सेम वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन कैसे होता है। ड्यूरेशन सभी के लिए सेम है, टाइम सबके लिए सेम हो गया, डिस्प्लेसमेंट हम बोल चुके हैं सबके लिए सेम है, वेलोसिटी आप सभी जानते हैं, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एस सेम है, टी सेम है, यानी कि वेलोसिटी भी रहने वाला है सेम। उसके बाद वेलोसिटी अगर सेम है तो चेंज इन वेलोसिटी भी सेम रहेगा, चेंज इन वेलोसिटी भी सेम रहेगा, और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम उसको हम बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी सेम है, टाइम सेम है, तो एक्सीलरेशन भी सेम रहने वाला है। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी कोई रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन मोशन करती है तो उसके लिए जितने भी लीनियर पैरामीटर्स हैं, यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसके लिए लीनियर वेलोसिटी हो गई, उसका लीनियर एक्सीलरेशन हो गया, उन सभी की वैल्यूज हर पार्टिकल के लिए सेम रहती है। डायग्राम से समझते हैं, जो बात मैंने बोली उसको हम एक डायग्राम से समझ रहे हैं। ये एक रिजिड बॉडी है, जैसा कि मैं कह चुका हूं आपसे, किसी भी रिजिड बॉडी को हम मल्टीपल पार्टिकल से बना हुआ, अप्रोक्सीमेटली इनफाइनाइट पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ मान सकते हैं। पहले ये बॉडी यहां पर थी, इसने ट्रांसलेशन मोशन करना स्टार्ट किया, यानी कि अब बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। तो पहले इसकी पोजीशन यहां पर थी, उसके बाद पोजीशन चेंज करके बॉडी यहां पर पहुंच गई। बहुत सारे पार्टिकल्स इसके अंदर हैं, लेकिन हम हमारे कंसिडरेशन के लिए सिर्फ कोई 2 पार्टिकल्स अपन यहां पर कंसिडर करते हैं। तो एक पार्टिकल ये कंसिडर कर रहे हैं अपन, और एक पार्टिकल मान लीजिए हम ये कंसिडर कर रहे हैं। ये पार्टिकल पहले यहां था, अब ये यहां पर पहुंच गया। ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इसको मैं बोल देता हूं S1। इसी तरीके से ये वाला पार्टिकल यहां पर था, अब ये यहां पर पहुंच गया। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इसको बोल देता हूं मैं S5। 5/5 वाला पार्टिकल है, इससे डिस्टेंस में बोल रहा हूं S5। अगर आप मेजरमेंट करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि ये S1 और S5 दोनों की वैल्यू सेम है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट दोनों ही पार्टिकल्स के लिए सेम है। और सिर्फ दोनों नहीं, बल्कि जितने भी पार्टिकल्स यहां पर मौजूद हैं उन सभी के लिए अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो सेम आएगा। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा, यानी वेलोसिटी भी सेम रहने वाली है क्योंकि टाइम ड्यूरेशन सेम है, और इसी वजह से एक्सीलरेशन भी सेम रहने वाला है। तो हमने यहां पर कंक्लूड कर दिया जितने भी पार्टिकल्स हैं सबके लिए एक्सीलरेशन सेम रहेगा। लेट A1 इज इक्वल टू A2, यानी 1 वाले पार्टिकल का एक्सीलरेशन 2 वाले के इक्वल है, 3 वाले के इक्वल है, 4 वाले के इक्वल है, और उन सभी को हमने नाम दे दिया है। इसी तरीके से वेलोसिटी V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V। एक सिस्टम के लिए हम यहाँ पर कुछ डेरिवेशंस करने वाले हैं। एक रिजिड बॉडी है जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हम जानते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर फोर्स, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी एक बार निकालने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स की। तो हम सभी जानते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स जो होता है, हमें पता है फोर्स, अगर किसी पार्टिकल के लिए हम फोर्स निकालना चाहते हैं तो फोर्स F होता है F इज इक्वल टू ma। ये फोर्स होता है।
ठीक है। तो भी सिस्टम के लिए हमें नेट फोर्स यहां पर कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास हो जाएगा F एक्शनल इज इक्वल टू, अगर पार्टिकल नंबर 1 की बात करें हम, उसका मास है m1, उसका एक्सेलरेशन a1, तो इसके लिए फोर्स हो गया m1 a1। इसी तरीके से सेकंड वाले के लिए हो गया m2 a2, थर्ड वाले के लिए हो गया m3 a3, और एंड सो ऑन। जितने भी पार्टिकल्स हैं, लाइक हमको पता है कि किसी भी रिजिड बॉडी को हम इनफाइनाइट पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ मान सकते हैं, तो इस तरीके से हम जो बॉडी है उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं, सभी पार्टिकल्स के ऊपर लगने वाला फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया, और उन सभी फोर्सेस को हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। एक और बात हमने यहाँ पर देखी है कि जो जितने भी पार्टिकल्स हैं रिजिड बॉडी के अंदर, उन सभी का एक्सेलरेशन सेम रहता है, और इसी वजह से हमने क्या किया, a1 की जगह पर भी a लिख दिया, a2 की जगह पर भी a लिख दिया, इसी तरीके से a3 की जगह पर भी a लिख देंगे, एंड सो ऑन। और यहां पर हमने इस a वेक्टर को कॉमन लेकर के बाहर निकाल लिया, तो अंदर हमारे पास बचता है m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 एंड सो ऑन। अब ये m1 प्लस m2 प्लस m3 अगर हम करेंगे, यानी कि हम रिजिड बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सभी मासेस को ऐड कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है अगर हम जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सभी के मास को ऐड करेंगे तो वो मास उस बॉडी के टोटल मास के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि जो रिजिड बॉडी है ऑब्वियस सी बात है वो उन्हीं पार्टिकल्स से मिलकर के बनी है, इसलिए उन पार्टिकल्स के मास का सम बॉडी के मास के इक्वल तो होना ही है, इसलिए हमने यहां पर लिख दिया एम ए वेक्टर, यानी कि इस m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस सो ऑन की जगह पर हमने यहां पर m लिख दिया है, और हमारे पास तैयार हो गया F एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम ए। यानी कि अगर हमें किसी भी रिजिड बॉडी के लिए उसके ऊपर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स फाइंड करना है, तो बड़ा सिंपल काम हमें करना है, बॉडी के टोटल मास को उस बॉडी के एक्सेलरेशन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद निकालना चाहते हैं मोमेंटम, तो सिमिलरली हम सभी को पता है मोमेंटम भी हमने निकालना सीखा ही है। मोमेंटम जो होता है, अगर हम किसी एक पार्टिकल के लिए बात करें तो मोमेंटम जो हमारे पास होता है वो होता है p वेक्टर इज इक्वल टू mv वेक्टर। अब अगर हम यहाँ पर अलग अलग पार्टिकल्स के लिए निकालना चाहते हैं, पार्टिकल 1 के लिए हो जाएगा m1v1 वेक्टर, पार्टिकल 2 के लिए हो जाएगा m2v2 वेक्टर, पार्टिकल 3 के लिए हो जाएगा m3v3 वेक्टर एंड सो ऑन। फिर से वही बात, हम सभी को पता है कि रिजिड बॉडी के अंदर अगर ट्रांसलेशन मोशन हो तो यहां पर सभी की जो लीनियर वेलोसिटी है वो होगी सेम, यानी v1 की जगह पर भी लिख सकते हैं हम v, v2 की जगह पर भी लिख सकते हैं v, v3 की जगह पर भी v एंड सो ऑन। यहां पर हमने v वेक्टर को कॉमन लिया, अंदर बच गया m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन, यानी कि ये हो गया वापस से इस बॉडी का टोटल मास, तो हमने रिप्लेस किया इसकी जगह पर कैपिटल M हमने लिख दिया हमने यहाँ पर, तो बन गया हमारे पास p वेक्टर इज इक्वल टू mv वेक्टर। यानी किसी भी रिजिड बॉडी का अगर हमें इस तरीके से मोमेंटम निकालना है तो बड़ा सिंपल हमें करना है, उस बॉडी के मास को हम उस बॉडी की लीनियर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम सभी को पता है, किसी पार्टिकल के लिए जिसका मास m है, इसकी स्पीड v है, काइनेटिक एनर्जी हो जाती है हाफ mv स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अलग अलग पार्टिकल्स के लिए निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा हाफ m1v1 स्क्वायर, सेकंड पार्टिकल के लिए हाफ m2v2 स्क्वायर, थर्ड पार्टिकल के लिए हाफ m3v3 स्क्वायर एंड सो ऑन। फिर से वही बात, जो इनकी वेलोसिटी v है, सिंस ये ट्रांसलेशन मोशन हो रही है तो v सबके लिए सेम रहेगा, v सबके लिए सेम हो गया, v1 की जगह पर भी v, v2 की जगह पर भी v एंड सो ऑन। यहां से फिर से हमने v स्क्वायर को कॉमन लिया, अंदर बच जाता है हाफ m1 प्लस m2, यानी कि वापस से ये हो गया बॉडी का टोटल मास। तो रिप्लेस कर दिया हमने, बन गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिजिड बॉडी इज इक्वल टू हाफ कैपिटल M v स्क्वायर। यानी कि अगर हमें किसी भी रिजिड बॉडी के लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हमें बड़ा सिंपल काम करना है, हाफ और साथ में बॉडी का टोटल मास और साथ में उसकी स्पीड का स्क्वायर। प्योर ट्रांसलेशन मोशन के अंदर हमने पढ़ा कि पार्टिकल की सिचुएशंस में चेंज, पोजीशंस में चेंज होता है, बॉडी की लोकेशन में चेंज होता है, उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं प्योर रोटेशनल मोशन, जहां पर पोजीशन में चेंज नहीं होता बल्कि पार्टिकल का जो ओरिएंटेशन है, बॉडी की जो ओरिएंटेशन है उसके अंदर चेंज होता है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था सबसे पहले फैन का, तो फैन के अंदर हम सभी को पता है फैन की जो पोजीशन होती है वो सेम रहती है, लेकिन फैन की जो ब्लेड्स हैं उनका ओरिएंटेशन लगातार चेंज होता रहता है। प्रैक्टिकल लाइफ में और भी एग्जांपल अपन इनके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉम्पैक्ट डिस्क, इसको हम कंप्यूटर में लगाते हैं सॉन्ग्स वगैरह सुनने के लिए, डीवीडी हो गई, इसके अलावा विंड मिल्स, मिक्सर ग्राइंडर, इन सभी के अंदर जिस टाइप की मोशन होती है वो मोशन है प्योर रोटेशनल मोशन। और जब भी प्योर रोटेशनल मोशन होती है तो वहां पर 2 पॉइंट्स मस्ट है। फर्स्ट है
जब भी कोई बॉडी प्योरली रोटेशनल मोशन कर रही है तो उसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सभी किसी न किसी सर्कल के अंदर रोटेट करेंगे, किसी सर्कल के अंदर घूमेंगे। सेकंड है, जिन सर्कल्स के सेंटर्स को अगर हम मिलाएं तो वहां पर एक एक्सिस बनेगी जिसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फर्स्ट पॉइंट को एक बार अपन दोबारा समझते हैं कि मान लीजिए एक बॉडी है, इस बॉडी को हमने घुमाया और जैसे बॉडी को हम रोटेट करते हैं आप नोटिस करेंगे कि जितने भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो किसी न किसी सर्कल के अंदर मूव करते हैं और उन सर्कल के पाथ के सेंटर को जब हम मिलाते हैं, मैच करते हैं, तो जो लाइन बनती है उसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो डेफिनेशन हमारे पास आ गई, इट इज एन इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ ऑल द सर्कुलर पाथ्स ट्रेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दिस कैन बी इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं और दो कंडीशंस यहां पर हैं, इनसाइड और आउटसाइड। या तो एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर हो सकती है या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के बाहर हो सकती है। तो हम फर्स्ट केस देखते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इनसाइड द बॉडी। तो ये एक बॉडी हमारे पास है और इसके अंदर से एक एक्सिस निकल करके जा रही है। कई बार ये एक्सिस दिख भी जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक बॉडी है, इसको हमने ड्रिल किया, इसके अंदर एक वायर हमने एंटर करवा दिया, तो ये जो एक्सिस है आपको दिख जाएगी। लेकिन कई बार हमें पता भी नहीं चलता है कि एक्सिस कहां पर है, बॉडी रोटेट कर रही होती है। तो ये एक्सिस इमेजिनरी लाइन है। यहां पर जब इस बॉडी ने रोटेशनल मोशन करना स्टार्ट किया तो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो किसी न किसी सर्कल के अंदर घूम रहे हैं। जैसे ये पार्टिकल ए, ये पार्टिकल ए ये एक सर्कल के अंदर घूम रहा है, ये पार्टिकल बी ये एक सर्कल के अंदर घूम रहा है, ये पार्टिकल सी ये एक सर्कल के अंदर घूम रहा है। सेंटर देख लेते हैं अपन, ये पार्टिकल ए का सेंटर, ये पार्टिकल बी का सेंटर, ये पार्टिकल सी का सेंटर। इनके सर्कुलर पाथ के सेंटर हमने ढूंढ लिए और अब हम अगर इनके सर्कुलर पाथ के सेंटर्स को मैच करते हैं तो हमारे पास एक लाइन बन जाती है और इसी लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर है, all the particles of body except particles present on AOR। ये इंपॉर्टेंट लाइन है जिसके ऊपर कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाते हैं। जो पार्टिकल्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर प्रेजेंट है वो सर्कुलर पाथ के अंदर रोटेट नहीं करते हैं, वो नहीं घूमते हैं। समझते हैं हम? देखिए पार्टिकल डी को देखिए, पार्टिकल डी इस एक्सिस के ऊपर है। अब आप देखिए ए वाला पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, बी वाला पार्टिकल भी सर्कल में घूम रहा है, सी वाला पार्टिकल भी सर्कल में घूम रहा है, लेकिन डी वाला पार्टिकल कहां सर्कल में घूमेगा? इसके पास तो कोई सर्कल ही नहीं है और इसके पास कोई सर्कल नहीं है, यानी कि यही वो पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर बॉडी के इनसाइड है तो कौन से पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करते? तो आंसर है दोज पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन इटसेल्फ। तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करते। केस सेकंड इसका लेने वाले हैं हम। केस सेकंड के अंदर देखते हैं when axis of rotation is outside the body। when axis of rotation is outside the body all the particles move in circular path। देखिए आप, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये बॉडी है और अब की बार जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो आउटसाइड है। हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, यहां वाला पार्टिकल भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहां वाला भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहां वाला भी कर रहा है, और भी जो पार्टिकल हमने मेंशन यहां पर नहीं किए आप चाहे तो मार्क कर सकते हैं। सभी के सभी पार्टिकल किसी न किसी सर्कल को प्रेजेंट करेंगे, किसी न किसी सर्कुलर पाथ के अंदर घूमेंगे। और वापस से वही बात, इन सर्कुलर पाथ के सेंटर्स को अगर हम आपस में मैच कर देंगे तो एक इमेजिनरी लाइन बनेगी जिसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यहां पर हम कुछ और बातें करने वाले हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम ट्रांसलेशनल मोशन के टाइम बात की थी कि ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर जब पार्टिकल्स चलते हैं तो उन सभी पार्टिकल्स के लिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन इनकी वैल्यूज सेम रहती है। क्या रोटेशनल मोशन में भी ऐसा ही कुछ होता है क्या? आइए जरा चेक करते हैं। मान लीजिए हम यहां पर एक बॉडी है जो रोटेशनल मोशन कर रही है इस तरीके से। यहां पे क्रॉस का मतलब है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि जो एक्सिस है वो इस तरीके से बॉडी प्लेन में रखी हुई है और जो एक्सिस है वो इस तरीके से निकल करके आ रही है, इसको अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कोई 3 पॉइंट हम उस पर लेने वाले हैं, दिस इज पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, कोई 3 पॉइंट्स हैं। अभी
जब हमने इसको स्टार्टिंग में ऑब्जर्व किया तब इसकी सिचुएशन कुछ इस तरीके से थी। थोड़ी देर बाद इस बॉडी ने अपना ओरिएंटेशन चेंज किया और अब इसकी सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो गई। अब ये 1 वाले पार्टिकल की न्यू पोजीशन है, ये 2 वाले पार्टिकल की न्यू पोजीशन है और ये 3 वाले पार्टिकल की न्यू पोजीशन है। जरा देखते हैं क्या यहां पर सभी के डिस्प्लेसमेंट सेम है क्या, मेजर कर लेते हैं। तो ये हो गया S1, ये हो गया S2 और ये हो गया S3, S1 S2 S3। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा S1 काफी कम, S2 थोड़ा ज्यादा और S3 सबसे ज्यादा। यानी कि यहां पर जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबके लिए जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है उसका वैल्यू सेम नहीं है, सबके लिए डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। यानी यहां अगर हम देखें तो S1 नॉट इक्वल टू S2 नॉट इक्वल टू S3। उसके बाद हम सभी को पता है टाइम ड्यूरेशन यहां पर सेम है, तो अगर हम इस S1 S2 S3 को टाइम से डिवाइड करें, टाइम सभी के लिए सेम, S1 डिवाइडेड बाई टाइम नॉट इक्वल टू S2 डिवाइडेड बाई टाइम नॉट इक्वल टू S3 डिवाइडेड बाई टाइम। तो जब हम टाइम से डिवाइड करते हैं आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड किया जाए तो बन जाता है वेलोसिटी। तो V1 विल नॉट बी इक्वल टू V2 विल नॉट बी इक्वल टू V3। सभी की वेलोसिटी सेम नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है इनके अंदर चेंज इन वेलोसिटी है वो भी डिफरेंट होगा। चेंज इन वेलोसिटी डिफरेंट होगा, टाइम सेम है तो एक्सीलरेशन डिफरेंट होगा, तो एक्सीलरेशन भी सेम नहीं है। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं जब भी कोई बॉडी प्योरली रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है तो उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके लीनियर पैरामीटर्स सेम नहीं रहते। यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होगी, लीनियर वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी और लीनियर एक्सेलरेशन भी डिफरेंट होगा। ये बात हमने की लीनियर पैरामीटर्स के लिए। अब हम देखने वाले हैं कि इनके जो एंगुलर पैरामीटर्स हैं उनके साथ क्या होता है। अब बात करते हैं हम एंगुलर पैरामीटर्स की। एंगुलर पैरामीटर्स के लिए देखिए ये इसकी फर्स्ट सिचुएशन है, ये इसकी सेकंड सिचुएशन है। 3 पार्टिकल्स हैं, दिस इज पार्टिकल 1, दिस इज पार्टिकल 2, दिस इज पार्टिकल 3। अगर हम बात करें यहां पर एंगल की, कितना एंगल ये रोटेट कर रहे हैं, तो जितना एंगल 1 रोटेट करेगा उतना ही एंगल 2 रोटेट करेगा और उतना ही एंगल 3 रोटेट करेगा। यानी यहां पर इनके पास भले ही लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं था लेकिन इन तीनों पार्टिकल्स के लिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहेगा डेल्टा थीटा 1 विल बी इक्वल टू डेल्टा थीटा 2 विल बी इक्वल टू डेल्टा थीटा 3। सभी का डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है। उसके बाद हम सभी को पता है सेम बॉडी है यानी टाइम ड्यूरेशन सभी पार्टिकल्स के लिए सेम है। तो डिवाइड करते हैं हम टाइम से, तो टाइम से हमने इसको डिवाइड कर दिया। टाइम से जब आप डिवाइड करोगे तो डेल्टा थीटा अपॉन टी, सर्कुलर मोशन से हम जानते हैं एंगल अपॉन टाइम होता है एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 1 विल बी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 विल बी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 3। लेट्स से दिस इज ओमेगा। अगर इनका ओमेगा सेम है तो इनका जो डेल्टा ओमेगा चेंज इन वेलोसिटी है वो भी इन सभी का सेम रहने वाला है। और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को हम बोलते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन, ये भी रहेगा सेम। यानी एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ 1 विल बी इक्वल टू एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ 2 विल बी इक्वल टू एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ 3। ये हो गया। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने कंक्लूड किया वो ये है कि जब भी कोई बॉडी प्योरली रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है तो उनके लीनियर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग पार्टिकल्स के अलग अलग होते हैं, लेकिन सभी पार्टिकल्स के जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन यानी कि एंगुलर पैरामीटर्स सेम रहते हैं। तो कंक्लूड करना हमारे लिए इजी है। जब बात आती है ट्रांसलेशन मोशन की तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सीलरेशन सेम रहेगा, लेकिन जब बात आती है रोटेट होने की तो बात चल रही है सर्कुलर मोशन की, और जब बात चल रही है सर्कुलर मोशन की तो पैरामीटर्स होंगे एंगुलर, यानी कि रोटेशनल मोशन के अंदर एंगुलर पैरामीटर सेम, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन सभी पार्टिकल्स का सेम रहता है। ऐसी कंडीशन में अगर मान लीजिए हमें किसी भी पार्टिकल के लिए
वेलोसिटी निकालनी है, बड़ा आसान है, हम सभी को पता है। मान लीजिए ये पार्टिकल 1 है, इसका डिस्टेंस r1 है, हम सभी को पता है लीनियर वेलोसिटी में और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन होता है जिसको हम बोलते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा आर। v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ये रिलेशन हम सभी जानते हैं। ये रिलेशन होता है लीनियर वेलोसिटी में और एंगुलर वेलोसिटी में। तो यहां पर तीन अलग अलग पार्टिकल्स हैं, ओमेगा सभी के लिए सेम है, तो v1 हो जाएगा ओमेगा r1, v2 हो जाएगा ओमेगा r2 और 3 पॉइंट का डिस्टेंस r3 है तो v3 हो जाएगा ओमेगा r3। इसी तरीके से मान लीजिए कोई nth पॉइंट है, उसका डिस्टेंस है rn, तो उसके लिए vn हो जाएगा ओमेगा rn। नेक्स्ट, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो हम अब ऐसी मोशन के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर बॉडी अपना ओरिएंटेशन भी चेंज कर रही है और बॉडी की पोजीशन के अंदर भी चेंज हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारी डे टू डे लाइफ में जिसके सबसे ज्यादा एग्जांपल हम देखते हैं वो इसी टाइप की मोशन है, क्योंकि प्रैक्टिकली किसी भी रिजिड बॉडी के लिए सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन या सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जनरली बॉडीज दोनों टाइप की मोशन एक साथ पॉसेस करती हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका व्हील। हमने देखा होगा कोई बस है या कार है और उनके अंदर एक व्हील लगा हुआ रहता है, तो हमने ऑब्जर्व किया ये व्हील यहां पर है। थोड़ी देर बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि व्हील, कार आगे बढ़ी तो व्हील भी आगे बढ़ गया, यानी कि इसकी पोजीशन के अंदर एक चेंज हो रहा है, यानी कि ये ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। और फिर अगर हम इसको नोटिस करें तो साथ में ये ओरिएंटेशन भी लगातार चेंज कर रहा है, लगातार अपनी इस एक्सेल के अबाउट ये रोटेट करता रहता है, यानी कि दोनों टाइप की मोशन यहां पर कंबाइंड हो रही है। इसीलिए हमने बोला इसको कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। इस मोशन के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के लास्ट सेगमेंट्स में। एक बार देख लेते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन इफ ऑल पॉइंट्स इन द बॉडी rotates about an axis of rotation, तो रोटेशन हो रहा है, and the axis of rotation moves with respect to the ground, तो यहां पर हो रहा है। Any general motion of a rigid body can be viewed as a combined translational and rotational motion। तो जैसा मैं बोल रहा हूं आपसे, जनरली जो मोशन होती है वो इसी टाइप की होती है। ये एक्सेल है, एक्सेल के अबाउट में जो व्हील है लगातार रोटेट कर रहा है और साथ में जो एक्सेल है ये खुद भी आगे की तरफ मूव कर रही है, इसकी पोजीशन के अंदर लगातार चेंज हो रहा है। एक नोट है और ये नोट अपने को ध्यान में रखना है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं तो उन्हें जल्दी से सोल्व करने के लिए नोट अपने पास काम आते हैं, तो जगह जगह पर अपन इसे नोट्स पढ़ते रहते हैं। पहला है, इन अ रिजिड बॉडी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर पॉइंट इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिजिड बॉडी। यानी किसी भी रिजिड बॉडी के अंदर, फॉर एग्जाम्पल एक रिजिड बॉडी ले लेते हैं हम, एक रिजिड बॉडी हो गई, इसके अंदर कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं, दिस इज पॉइंट 1, this is point 2. Angular velocity of any point with respect to any other point is constant। यानी हम किसी भी पॉइंट की किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी अगर निकालना चाहें तो वो हमेशा कांस्टेंट होती है। यानी कि अगर हम मान लीजिए 1 के रेस्पेक्ट में 2 की निकालना चाहें या फिर 1 के रेस्पेक्ट में 3 की निकालना चाहें तो वैल्यू हमेशा सेम आती है, और वो जो वैल्यू होती है वो उस बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल होती है। लास्ट टाइम हमने एक नोट पढ़ा था कि अगर कोई भी रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है और उसके किसी एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में हम किसी दूसरे पार्टिकल की रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, तो वो जो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी होती है वो हमेशा कांस्टेंट आती है और उसका वैल्यू उस रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो उसी नोट को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं। पढ़ते हैं हम, क्या है एग्जाम्पल की लैंग्वेज। A rigid lamina is rotating about an axis passing perpendicular to its plane through point O as shown in the figure। तो यहां पर एक लेमिना हमें दिया हुआ है। लेमिना मतलब एक रेक्टेंगुलर प्लेट हो सकती है, जो प्लेट जैसी स्ट्रक्चर होती है उसको हम लेमिना बोलते हैं। तो रेक्टेंगुलर हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, कोई भी एक आर्बिट्रेरी शेप की एक स्ट्रक्चर यहां पर अपने पास है। उसके बाद है एन एक्सिस पासिंग परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन थ्रू पॉइंट ओ। तो पहली बात तो ये है कि थ्रू पॉइंट ओ, जो एक्सिस है वो इस ओ पॉइंट से पास करती है, लेकिन अब ओ पॉइंट से तो इनफाइनाइट एक्सिस पास कर सकती है। हमें कौन सी एक्सिस लेनी है, तो उसके लिए इसने एक और हिंट हमें दिया है, पासिंग परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये जो फ्रेज है ये हमें इस चैप्टर के अंदर बार बार सुनने को मिलेगा। तो हम एक बार इसका मीनिंग समझते हैं कि परपेंडिकुलर टू प्लेन क्या होता है।
हमें यहाँ पर एक प्लेन दिखाई दे रहा है, ये 2D स्ट्रक्चर है, प्लेन है, और परपेंडिकुलर टू प्लेन का मतलब है कि एक ऐसी लाइन जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि जिस तरह से मैंने इस टाइम इस पेन को पकड़ा हुआ है यह परपेंडिकुलर टू प्लेन है, यानी कि एक्सिस ओ पॉइंट से पास करती है और साथ में इस तरीके से परपेंडिकुलर टू प्लेन है, और इस एक्सिस के अबाउट ये जो पूरी स्ट्रक्चर है वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है। जनरली फिजिक्स के अंदर हम जब भी इस परपेंडिकुलर एक्सिस को शो करते हैं तो हम एक क्रॉस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर मैं एक क्रॉस लगा रहा हूं। क्रॉस का मीनिंग है कि एक्सिस यहां से पास कर रही है, और दूसरी बात एक्सिस जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब सिंस ये पूरी बॉडी जो है वो यहां पर रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है और हमें फाइंड करना है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू ए, बी की एंगुलर वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में हमें यहां पर फाइंड करनी है। फॉर्मूला वगैरह हम जानते हैं, उस पर हम वैल्यूज रखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एक बार, जब ये रोटेशनल मोशन करेंगे इसका मतलब है जितने भी पार्टिकल्स इस बॉडी के अंदर हैं वो सभी किसी न किसी सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहे हो। जैसे यहां पर हम बात करें तो ये सेंटर हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, ये रेडियस, ये इस वाले पाथ को फॉलो कर रहा होगा। इसी तरीके से ए जो है इस वाले सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा होगा। सेंटर सबका कॉमन है। उसके बाद हम यहां पर देखें, मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक की जो रेडियस है इसको बोल देता हूं मैं R1, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को बोल देता हूं मैं R2। हम सभी को पता है अगर किसी पार्टिकल के लिए जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, अगर हमें v निकालना है, लीनियर वेलोसिटी निकालना है, तो उसका वैल्यू होता है ओमेगा r। v इज इक्वल टू ओमेगा r। इसका मतलब अगर हम b की बात करें तो b का जो वेलोसिटी है वो हो जाएगा ओमेगा r1। सिमिलरली ये a भी एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इसका लीनियर वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा r2। ओमेगा क्या है? जिसके अबाउट ये लगातार रोटेट कर रहा है। मान लेते हैं हम इसको दिया हुआ है हमको इसका वैल्यू ओमेगा से 10 रेडियन पर सेकेंड। ये सिचुएशन। अब हम जानते हैं कि जब हमें रिलेटिव का फॉर्मूला यहां पर लगाना होता है, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालनी होती है, तो फॉर्मूला होता है VB परपेंडिकुलर माइनस VA परपेंडिकुलर अपॉन AB डिस्टेंस। तो हमारे पास हमें B की वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, A की वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, और किसके परपेंडिकुलर चाहिए? इस AB लाइन के परपेंडिकुलर चाहिए। तो ये AB लाइन है हमारे पास और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमको यहां पर चाहिए। यहां अगर अपन देखें, हमें पता है पिछले डायग्राम से ये जो डिस्टेंस, ये जो एंगल है ये 37 डिग्री है। अगर ये 37 डिग्री तो हमें पता है ये भी 37 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये अल्टरनेटिव एंगल्स हैं। ये टोटल जो एंगल है ये मिला करके ये 90 डिग्री है। तो अगर ये 37 होगा तो हो जाएगा 90 माइनस 37, और फिर से ये यहां से लेके यहां तक ये 90 है। तो अगर ये 90 माइनस 37 है तो ये जो एंगल है ये हो जाएगा 37 डिग्री। कंपोनेंट्स लें, जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ कोस वाला कंपोनेंट और उसके परपेंडिकुलर आता है साइन वाला कंपोनेंट। वैल्यूज रखें हम तो VB परपेंडिकुलर, तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा R1 साइन 37। रखते हैं वैल्यूज। ओमेगा का वैल्यू ओमेगा ही रख देता हूं। R1 की जगह पर मैं रख रहा हूं यहां पर, हमें पता है यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है 5, तो रख दिया हमने R1 की जगह पर 5। साइन 37 जो होता है वो होता है 3/5, तो ये हो गया हमारे पास 3/5, 5 से 5 कैंसिल, बन गया ये 3 ओमेगा। यानी कि VB परपेंडिकुलर की जगह पर हम रखेंगे 3 ओमेगा। बात करते हैं VA परपेंडिकुलर की। तो VA परपेंडिकुलर की अगर हम बात करें तो देखिए AB के परपेंडिकुलर जब आप कंपोनेंट लेंगे तो आपको कोई कंपोनेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो VA है ये ऑलरेडी AB के अलोंग है। यानी इस VA का AB के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा 0, रख दिया हमने। उसके बाद हमें रखना है डिस्टेंस AB, हमें पता है ऑलरेडी दी हुई है लेंथ 3 है, तो A से लेके B तक की लेंथ 3 रखा हमने। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, वो वैल्यू है हमारे पास 10 रेडियन पर सेकेंड। यानी जो पॉइंट था वो हम प्रूव कर चुके हैं कि जब भी हम किसी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती हुई बॉडी के अंदर एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं तो वो हमेशा उस बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल निकल करके आती है। तो हमें आगे से पॉइंट ध्यान रखना है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट इस चैप्टर का है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मैं कह सकता हूं कि पूरा जो चैप्टर है उसका कोर पार्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि अगर इसका मीनिंग हमने ठीक से नहीं समझा, इसकी वैल्यूज हमें ठीक से पता नहीं हुई, तो फिर आगे हमें थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो समझते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। पहले हम इनर्शिया वर्ड को पकड़ते हैं, क्योंकि ये इनर्शिया एक ऐसा वर्ड है जो कहीं ना कहीं हमारे लिए जाना पहचाना है। हमने इसको पहले भी देखा है, और कहाँ देखा है, आपको ध्यान में आता होगा जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट होते हैं, जब न्यूटन के लॉज हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले जिस वर्ड को हम पढ़ते हैं वो इनर्शिया ही है। वहां हमें बताया जाता है कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज होने के लिए अपोज करती है। अगर कोई रुकी हुई बॉडी को आप चलाना चाहते हैं तो भी वो अपोज करती है, और किसी चलती हुई बॉडी को अगर आप रोकना चाहेंगे तब भी वो अपोज करती है। और बॉडी की इसी प्रॉपर्टी को कहा गया है इनर्शिया। और वहां पर यह भी बताया जाता है कि किसी भी बॉडी के लिए अगर आप उसको सिर्फ चलाना चाहते हैं, चलाना मतलब ट्रांसलेशनल मोशन करवाना चाहते हैं, तो उस बॉडी के लिए उसका जो इनर्शिया होता है वो उसके मास के इक्वल होता है। यानी अगर मास का वैल्यू कम है तो उसे चलाना भी आसान है, मास का वैल्यू ज्यादा है तो उसे चलाना भी मुश्किल है। फिर से अगर मास का वैल्यू कम है तो उसे रोकना भी आसान है, जैसे साइकिल है चलती हुई आ रही है, इजीली रोक सकते हैं। लेकिन अगर मास का वैल्यू ज्यादा है तो उसे रोकना भी मुश्किल है, यानी कि कोई ट्रक है उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसको हमने वहां पर बोला कि भाई मास जो है वो इनर्शिया है, जितना ज्यादा बॉडी का मास रहेगा उतना ज्यादा ही बॉडी के लिए इनर्शिया रहेगा। लेकिन जब हम बात रोटेशनल मोशन की करते हैं तो क्या यहां पर भी इनर्शिया सिर्फ और सिर्फ मास के इक्वल होता है क्या? एक डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपके सामने देता हूं, फिर आप खुद से एक बार ट्राई करना। मान लीजिए हम एक इस बॉडी को रोटेशनल मोशन करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम इसको एक कम रेडियस है, इसका इतना रेडियस है, इसमें हम इसको घुमाना चाहते हैं। फिर हमने थोड़ा सा इसका रेडियस बढ़ा किया, इंक्रीज किया, अब इसको हम घुमाना चाहते हैं। दोनों काम आप खुद से एक बार करके देखना, और आप नोटिस कीजिएगा जब इसका रेडियस कम होता है और जब इसका रेडियस ज्यादा होता है, क्या इसके ऊपर लगने वाले एफर्ट सेम होते हैं या नहीं। और अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि जब इसका रेडियस कम था तब इसको घुमाने के लिए हमें कम एफर्ट लगाना पड़ा, और जब इसका रेडियस ज्यादा है तब इसको घुमाने के लिए हमारा जो एफर्ट है वो भी ज्यादा हो। यानी जब हम किसी बॉडी के लिए रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो वहां बॉडी के जो इनर्शिया है वो सिर्फ और सिर्फ मास पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि जिस डिस्टेंस से आप बॉडी को घुमा रहे हैं, जो उसका रेडियस है वो कितना है। अगर रेडियस ज्यादा होगा तो बॉडी के लिए जो आप एफर्ट लगाएंगे रोटेशनल मोशन में घुमाने के लिए वो एफर्ट भी ज्यादा होगा, यानी हम कह सकते हैं उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। और रोटेशनल मोशन के लिए जिस इनर्शिया का हम यूज करते हैं, जिसको हम इनर्शिया बोलते हैं, उसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। क्योंकि सिंपल इनर्शिया का यूज हम ऑलरेडी ट्रांसलेशनल मोशन के लिए कर सकते हैं, तो रोटेशनल मोशन के लिए जो वर्ड है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। इनर्शिया यानी सिंपली ट्रांसलेशन मोशन के लिए, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी रोटेशनल मोशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपन इसके बारे में और बातें। डेफिनेशन है इसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन, द वर्च्यू बाय विच अ बॉडी रिवॉल्विंग अबाउट एन एक्सिस अपोजेस द चेंज इन रोटेशनल मोशन। ध्यान कीजिए बात जो यहां पर निकल करके आती है अपने पास, अपोजेस द चेंज इन रोटेशनल मोशन। तो सिंपली मोशन में, ट्रांसलेशन मोशन में अगर चेंज है तो वो सिर्फ और सिर्फ इनर्शिया है, लेकिन रोटेशनल मोशन में अगर आप चेंज को अपोज कर रहे हैं तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा होगा वो अपनी मोशन में चेंज को, रोटेशनल मोशन में चेंज को उतना ही अपोज करेगा। यानी अगर जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है उसको घुमाना भी टफ है, तो अगर वो घूम रही है तो उसको रोकना भी टफ है। मैंने जैसा कि आपको बोला था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो सिर्फ मास पर डिपेंड नहीं करता, वो इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है। तो यहां हम देखते हैं मास और डिस्टेंस दोनों पर डिपेंड करता है, और जब हम इसके रिलेशंस को देखते हैं तो ध्यान में आता है कि ये सिर्फ मास पर ही डिपेंड नहीं करके साथ में डिस्टेंस के स्क्वायर पर भी डिपेंड करता है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस। तो मान लीजिए एक m मास का पार्टिकल है जो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, और उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो डिस्टेंस है वो r है, तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाता है mr²। अभी हम बात कर रहे हैं एक डिस्क्रीट पॉइंट मास के बारे में जो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, और ऐसा डिस्क्रीट पॉइंट मास के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr²। ध्यान कीजिए r इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन।
इस बात का हमें बिल्कुल बारीकी से ध्यान रखना है कि जो आर हम यहां पर लेने वाले हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए एक्सिस ऑफ रोटेशन से। क्वेश्चन में हमें चाहे डिस्टेंस कैसी भी दिया हो, लेकिन जब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो जो डिस्टेंस हमें लेना है वो हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें कोई एक पार्टिकल ही रोटेशनल मोशन करता हुआ मिले। जैसा कि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, रिजिड बॉडी के अंदर बहुत सारे मल्टीपल पार्टिकल्स होते हैं, और जब इस टाइप की रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है, इसका मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ रोटेशनल मोशन परफॉर्म करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो उसका आंसर है बड़ा सिंपल। आपके पास मान लीजिए बहुत सारे पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल दिस इज पार्टिकल 1, दिस इज पार्टिकल 2, दिस इज पार्टिकल 3। हमें अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो बड़ा सिंपल है। आप क्या कीजिए, सबसे पहले इन दोनों को भूल जाइए, 1 को देखिए। मान लीजिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ I1, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ I2, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ I3, और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम इन तीनों के इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल करके आ जाता है। अगर हम बात करें यहां पर I1 की, तो इसके लिए मास m1, डिस्टेंस r1, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया m1r1²। बात करें m2 की, तो इसके लिए मास m2, डिस्टेंस r2, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया m2r2²। बात करें पॉइंट 3 की, तो इसके लिए मास m3, डिस्टेंस r3, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया m3r3²। तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास इस पूरी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल करके आ जाता है। I इज इक्वल टू सिग्मा mr²। ये एक सिर्फ और सिर्फ नोटेशन है, ये कोई अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है। मेन फॉर्मूला हमारे पास यही है, ये एक नोटेशन है। सिग्मा का मतलब आप जानते हैं समेशन, यहां पर mr² का अलग अलग समेशन हो रहा है। जब भी बहुत सारी क्वांटिटीज को एक साथ हम ऐड करते हैं तो इसके लिए हम सिग्मा वर्ड का यूज करते हैं। सिग्मा mr² का मतलब ये है कि अलग अलग mr² का हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर हम m1r² ले रहे हैं, यहाँ पर m2r2² ले रहे हैं, यहाँ पर m3r3² ले रहे हैं, और उन सबको हम ऐड कर रहे हैं। यूज हमें इसी फॉर्मूले का करना है, लेकिन कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाए अगर, तो अपने को ध्यान रखना है कि इस सिंबल का भी इसके लिए यूज किया जा सकता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, देखते हैं किस किस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। फर्स्ट, मास ऑफ द बॉडी। साफ साफ पता है हमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है I इज इक्वल टू mr²। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पर डिपेंड करना एकदम फिक्स है। जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा, ऑब्वियस है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि जितनी ज्यादा मास की बॉडी होगी, उसको रोटेशनल मोशन करवाना और रोटेशनल मोशन करते समय रोकना दोनों ही मुश्किल काम। मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी। देखिए मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो मास आप ले रहे हो वो किस तरीके से उसकी शेप एंड साइज है। फॉर एग्जांपल, किसी एक पर्टिकुलर मास के लिए मैं अलग अलग शेप बना सकता हूं। फॉर मान लीजिए हमारे पास 1 kg आयरन है। 1 kg आयरन से मैं एक रिंग भी बना सकता हूं, इससे मैं एक डिस्क भी बना सकता हूं, इससे मैं एक ट्राइंगुलर प्लेट बना सकता हूं, इससे मैं एक चाहूं तो स्क्वायर प्लेट भी बना सकता हूं। यानी कि एक ही मास से हम इसको अलग अलग शेप दे सकते हैं, और इसीलिए अलग अलग शेप के लिए जब आप देखेंगे, हम आगे के सेगमेंट में देखेंगे, अलग अलग शेप के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग अलग आता है। क्यों आता है उसका रीजन अपन आगे देखेंगे, लेकिन अभी हमको ध्यान करना है कि सिर्फ मास पर नहीं बल्कि मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर भी डिपेंड करता है, किस तरीके से हमने मास को डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद नेक्स्ट है साइज। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम साइज इंक्रीज करेंगे तो मास भी इंक्रीज होना है। अगर मान लीजिए हम आयरन की कोई बॉल बनाने वाले हैं, अगर हम स्मॉल बॉल बनाएंगे तो मास कम लगेगा, अगर हमको लार्ज बॉल बनानी है तो मास ज्यादा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, साइज चेंज होने से मास भी चेंज होगा, अल्टीमेटली मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा। उसके बाद है डेंसिटी। आप जानते हैं मास भी सिमिलरली डेंसिटी पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज होती है, जो बॉडी का मास है वो भी इंक्रीज होगा, और साथ में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इंक्रीज होने वाला है। एक और चीज हम यहां पर समझते हैं, देखिए अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करना है तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो ज्यादा डिस्टेंस पर हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 अलग अलग स्ट्रक्चर हम लेते हैं। यह है फर्स्ट स्ट्रक्चर, इसके अंदर इस तरफ है वुड, इस तरफ है आयरन।
इधर लेते हैं हम सेकंड स्ट्रक्चर, इसमें थोड़ा उल्टा काम कर देते हैं, इस तरफ लेते हैं आयरन, इस तरफ लेते हैं वुड। यहां पर आप नोटिस कीजिएगा वुड की डेंसिटी कम होती है, आयरन की डेंसिटी ज्यादा होती है। इस केस में हमने क्या किया, ज्यादा डेंसिटी यानी ज्यादा मास वाले पार्टिकल्स को दूर रखा। तो पहली बात तो मासेस की वैल्यू ज्यादा हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए दो पार्टिकल कंसीडर करते हैं, अगर इसके पार्टिकल का मास 1 ग्राम है तो ऑब्वियस है आयरन वाले का मास 4 ग्राम, क्योंकि इसका डेंसिटी ज्यादा है। तो यहां पर कैलकुलेट करते हैं अपन, मान लीजिए ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, तो यहां अगर अपन निकालेंगे तो आएगा 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस यहां डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है तो 4 इंटू 2 स्क्वायर, तो बन गया अपने पास यहां पे 70। अब यही काम अपन वहां करने वाले। नोटिस करना कैसे फर्क पड़ता है डिस्ट्रीब्यूशन का। यहां अगर अपन देखें तो वो आयरन वाला मास यानी कि 4 ग्राम का मास नजदीक है, आपकी बार वो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, तो 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस वुड के लिए बात करें तो वुड का मास 1 ग्राम है, ये जो 1 ग्राम है आपकी बार ये 2 सेंटीमीटर पर है, तो 1 इंटू 2 स्क्वायर, तो बन जाएगा हमारे पास यहां पे ये 8। तो नोटिस कीजिए अगर हम लार्जर डेंसिटी वाले सिस्टम, लार्जर डेंसिटी वाले पोर्शन को बाहर की तरफ रखते हैं, ज्यादा डिस्टेंस पर रखते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। और अगर अपन कम डेंसिटी वाले सिस्टम पोर्शन को बाहर की तरफ रखते हैं, ज्यादा डिस्टेंस पर रखते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की नेट वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ऑब्वियसली बात है अगर हम पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करेंगे तो हमारा जो आर है उसका वैल्यू भी चेंज होगा, और आर का वैल्यू अगर चेंज होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होना पक्का है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पर है और हम इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को इस जगह पर मूव कर देते हैं। अब जैसे ही हम यहां पर इसको मूव करेंगे तो ऑब्वियसली बात है R1 का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, R2 का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा और R3 का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। यानी अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज करते हैं तो हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी चेंज हो जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड ऑन, किन पॉइंट्स पर डिपेंड नहीं करता वो भी हमें पता होना चाहिए। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑब्वियसली बात है, एंगुलर वेलोसिटी आप जानते हो जिसको अपन बोलते हैं ओमेगा, आपने सर्कुलर मोशन के दौरान पढ़ी होगी। ओमेगा के ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं है क्योंकि फॉर्मूले के अंदर ये इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा। एंगुलर एक्सीलरेशन जिसको हम बोलते हैं अल्फा, ये भी फॉर्मूले में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, इस पर भी डिपेंड नहीं करता। टॉर्क हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे लेकिन वो भी यहां पर इन्वॉल्व नहीं हो रहा, उस पर भी डिपेंड नहीं करता। एंगुलर मोमेंटम भी हम पढ़ेंगे आगे, तो उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। यूनिट्स अगर अपन निकाला है, बड़ा इजी है यूनिट निकालना, हमको पता है इसका जो फॉर्मूला है वो है एम आर स्क्वायर। तो मास की यूनिट हो गई केजी, आर की यूनिट मीटर, तो ऐसा यूनिट हो गई इसकी केजी मीटर स्क्वायर। सीजीएस की बात करें तो मास की सीजीएस यूनिट होती है आप जानते हैं ग्राम, और आर यानी लेंथ की सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर। तो यूनिट आपके पास तैयार हो गया ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने ऑब्जर्व कर भी लिया होगा, नहीं भी किया तो भी अपने को ध्यान रहना चाहिए क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस करने में हमारी बड़ी हेल्प करता है। As the distance of mass increases from the rotational axis, the moment of inertia increases. यानी किसी भी बॉडी को घुमाना उतना ही मुश्किल होता जाएगा, आप उसको जितनी ज्यादा डिस्टेंस पर ले जाकर घुमाना चाहेंगे। अगर आप पास में घुमाएंगे इजीली घूम जाएगा, दूर पे घुमाएंगे थोड़ा मुश्किल, और दूर पर घुमाएंगे तो और ज्यादा मुश्किल। इस तरीके से जितनी ज्यादा मास की जो डिस्टेंस है रोटेशनल एक्सिस से बढ़ती जाएगी उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता जाएगा, और जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा उतना ही उसकी स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन को चेंज करना हमारे लिए मुश्किल रहेगा। MOI is a tensor quantity, but for fixed axis rotation, it can be considered as a scalar quantity. समझिए टेंसर क्वांटिटी का क्या मीनिंग है। देखिए टेंसर का मीनिंग होता है एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यूज हो। समझते हैं कैसे।
मान लीजिए ये एक फोन है, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि फोन है, इसको हम मान लेते हैं एक रेक्टेंगुलर लेमिना है। इसको हम डिफरेंट तरीके से रोटेट करवा सकते हैं। पहला तो मैं एक इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करवा सकता हूं, इसको इस तरीके से ऐसे रोटेट करवा सकता हूं। दूसरा मैं इसको ऐसे रोटेट करवा सकता हूं। थर्ड में इसको ऐसे रोटेट करवा सकता हूं। तो हम इसको डिफरेंट एक्सिस के अबाउट रोटेट करवा सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ऐसा लेमिना हो तो आप नोटिस करना, जब हम अलग अलग एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करवाते हैं तो हमारा जो लगने वाला एफर्ट होता है वो भी अलग अलग होता है। और हमारा अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग एफर्ट लग रहा है, इसका मतलब यह है कि अलग अलग डायरेक्शन के लिए हमारे पास इस क्वांटिटी की अलग अलग वैल्यू आ रही है। और इसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर टेंसर क्वांटिटी हम पढ़ते नहीं है, सिर्फ हमारे पास इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए। कोई पूछ ले तो हम बता दें कि दैट MOI इज अ टेंसर क्वांटिटी, बट फॉर फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए स्केलर क्वांटिटी। फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन यानी अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स कर लें, भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है तो इसका वैल्यू भी फिक्स है, इसलिए उस टाइम पर हम इसको एक स्केलर क्वांटिटी मान सकते हैं। और स्केलर क्वांटिटी के अंदर आप जानते हैं जब भी एडिशन होता है तो अपन सिंपली इसको ऐड कर देते हैं। तो इसी तरीके से अपन यहाँ पर जब नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो सिंपली ऐड करके निकाल लेते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। कुछ क्वेश्चंस अपन यहाँ पर करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रेस्पेक्ट टू रोटेशनल एक्सिस एक्स डैश इन फॉलोइंग फिगर्स। तो हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है हमको ऑलरेडी, और इसमें बोला है कि जो रोड है, जो रोड आपको दिखाई दे रही है मास लेस है। सिंपल सी बात है, अगर कोई मास नहीं है तो कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी नहीं है। तो बेसिकली हमको इस पार्टिकल का और इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का मतलब इस पार्टिकल का निकालना है और इस पार्टिकल का निकालना है। देखते हैं, बात कर लेता हूं मैं, इसको मार्क कर देता हूं 1, इसको मार्क कर देता हूं 2। हमको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2, 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया साथ में 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, I1 के लिए m1r1 स्क्वायर प्लस I2 के लिए m2r2 स्क्वायर। रखते हैं हम वैल्यूज, तो m1 के लिए m1 का वैल्यू है 4 kg। डिस्टेंस देखते हैं, डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस हमको देखनी होती है एक्सिस से, ये है हमारे पास एक्सिस, और हमारे पास जो डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस है। ऑब्वियसली बात है, ये 70 है, ये 100 है, यानी दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। और 30 सेंटीमीटर को अगर हम कन्वर्ट करें MKS में तो बन जाएगा हमारे पास 0.3 मीटर। तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, हमारे पास बन जाएगा 0.3 मीटर स्क्वायर, 0.3 स्क्वायर प्लस सिमिलरली अब हम बात करने वाले हैं सेकंड पॉइंट के लिए। डिस्टेंस देखते हैं, ये 20 है, ये 100 है, यानी ये डिस्टेंस हो गई हमारे पास 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर को हम सिमिलरली लिख सकते हैं 0.8 मीटर। रख देते हैं वैल्यूज हम इसके लिए भी, तो हमारे पास बन जाएगा इसके लिए मास हो गया 1, डिस्टेंस है 0.8 होल स्क्वायर, 4 इंटू 0.09 प्लस 1 इंटू 0.64, ये बन जाएगा 0.36 प्लस 0.64, और कुल मिला के हमारे पास तैयार हो जाएगा ये 1 kg मीटर स्क्वायर। मेरे ख्याल में इजी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट टाइम पर अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हमें मिलेगा तो आप खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं। देख लेते हैं इसको एक बार। वापस से एक बार ब्रीफली देख लेते हैं क्या किया हमने। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था तो 4 वाले का निकाला, 1 वाले का निकाला, दोनों को ऐड कर दिया। दोनों को ऐड करने पर हमारे पास 1 kg मीटर स्क्वायर आता है। नेक्स्ट है, अब की बार भी हमें वही करना है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमको सिर्फ 2 पार्टिकल्स दिए थे, अब की बार हमें 3 पार्टिकल्स दिए हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। हमें क्या करना है, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, और सभी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके हमें ऐड कर देना है। आप एक बार खुद से स्क्रीन को पॉज करके ट्राई कीजिए, अगर नहीं बनता है तो फिर आपको यहां देखना है।
करते हैं स्टार्ट। तो मैं मार्क कर देता हूं, इसको बोल देते हैं पार्टिकल 1, दिस इज पार्टिकल 2, दिस इज पार्टिकल 3। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको निकालना है तो बन जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। बात करें हम I1 के लिए, डिस्टेंस देख लेते हैं। देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, जहां दोनों क्रॉस करते हैं, यानी कि ये ओरिजिन हो गया, ये 0, ये 3, तो ये डिस्टेंस हो गई हमारे पास 3। ये डिस्टेंस हो गई हमारे पास 2, ये 0, ये -2, डिस्टेंस हो गई 2। ये 0, ये -4, तो ये डिस्टेंस हो गई हमारे पास 4। रखते हैं हम वैल्यूज, तो हो जाएगा मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मास है 4, डिस्टेंस है 3 स्क्वायर, प्लस मास है 2, डिस्टेंस है 2 का स्क्वायर, प्लस 3 वाले के लिए मास है 3, डिस्टेंस है 4 का स्क्वायर। करेंगे तो हमारे पास आता है 9 इंटू 4, दिस इज 36, प्लस 4 इंटू 2 प्लस 8 प्लस 4 का स्क्वायर, 16 इंटू 3 48, और सबको ऐड करने पर हमें मिलता है 92 kg मीटर स्क्वायर। तो मेरे ख्याल में अगर आपने खुद से ट्राई किया होगा तब भी आपसे बन गया होगा, वरना फिर से हम एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। क्या किया हमने, हमको नेट निकालना था, तो निकालने के लिए 4 इंटू 3 डिस्टेंस का स्क्वायर, 2 इंटू 2 का डिस्टेंस का स्क्वायर, 3 इंटू ये 4 डिस्टेंस का स्क्वायर करने पर आ गया हमारे पास आंसर 92। होमवर्क वाला पोर्शन एक बार देख लेते हैं, क्या क्या होमवर्क आपको करना है। बिगिनर बॉक्स 1 ये आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्यों कंप्लीट कर सकते हैं? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। जब आप बिगिनर बॉक्स 1 करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा वैसे ही क्वेश्चंस हैं जैसे आपने सर्कुलर मोशन के अंदर किए थे, यानी कि मोशन की 3 इक्वेशंस वाले, लाइक ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, लाइक ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। इस तरह के क्वेश्चंस अपने को यहाँ पर करने, थीटा ओमेगा अल्फा ऐसे वाले यहाँ पर क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके लिए। तो बिगिनर बॉक्स 1 आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसका कोई भी पोर्शन हमने अभी रोटेशन मोशन में टच नहीं किया है, कंप्लीटली सर्कुलर मोशन जो आपने पढ़ी है उसी के ऊपर ये बेस्ड है। एक्सरसाइज 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आप कर सकते हैं।